ये हमारा सेकंड चैप्टर है, सेल, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्टिविटी में ये दिखाया है आपको, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को समझाने के लिए एक्टिविटी बताई गई है। ठीक है, इसमें आपको प्लांट और एनिमल सेल का एक स्लाइड बनाना है। प्लांट सेल का स्लाइड बनाने के लिए आप अनियन लीफ यूज़ कर सकते हो, या फिर रियो प्लांट होता है उसके लीफ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको पील करोगे, ठीक है, थिन पील ऑफ अनियन लीफ या फिर रियो लीफ लोगे, ठीक है, और उसको क्या करोगे, सैफ्रेनिन से डाई करोगे। तो सैफ्रेनिन होता है, ये एक ऐसा डाई है जो आपके लिग्निन होता है, लिग्निन, जो लिग्निन होता है ये जो होता है प्लांट के सेल वॉल में होता है। ठीक, उसके लिए इसकी सैफ्रेनिन की एफिनिटी होती है और प्लांट सेल के न्यूक्लियस के लिए एफिनिटी होती है। ठीक, सैफ्रेनिन की, इन दोनों चीज़ों के लिए। तो ये जो सैफ्रेनिन है, एक तो सेल वॉल को डाई कर देता है और एक न्यूक्लियस को डाई कर देता है। देखिए यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है, ये जो है आपके, ये सेल वॉल है। सेल वॉल इस कलर से आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये जो सेल वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस बना हुआ है छोटा छोटा, इसको इसने डाई किया है, मतलब कलर किया है, अपना कलर इनको दिखाया है। ठीक, इसलिए ये विजिबल हो पा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा, दूसरा है मिथाइल ब्लू। मिथाइल ब्लू जो होता है एनिमल के, जो एनिमल सेल होते हैं उसके न्यूक्लियस और इसके अंदर जो आरएनए वगैरह होता है उसके लिए इसकी एफिनिटी होती है। ठीक, तो मिथाइल ब्लू का यहाँ पे ये यूज़ किया गया है। ठीक, आप थिन स्लाइस बनाओगे, उसको एक स्लाइड के ऊपर रखोगे। ठीक है, एक ग्लास स्लाइड हो गया, इसके ऊपर स्लाइड रखोगे, अनियन पील लोगे, उसको यहाँ पे रखोगे, प्लेस करोगे। ठीक, उसके बाद क्या करो, सैफ्रनिन की कुछ बूंदे इसके ऊपर डालोगे, फिर ब्लॉटिंग पेपर से जो एक्स्ट्रा स्टेन जो रह गया है उसको आप सोक करके एक्स्ट्रा स्टेन निकालोगे। फिर आप इसके ऊपर एक कवर स्लिप रखोगे। ठीक, कांच का एक पतला सा कांच होता है कवर स्लिप, ठीक, इसके ऊपर रखोगे और इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख लोगे। ठीक, सेम फॉर एनिमल सेल। तो आपको इसमें क्या मिलेगा, जो आपका प्लांट सेल है वो देखिए आपको एक बॉक्स की तरह दिख रहा है, और जो एनिमल सेल है वो आपका इरेगुलर है, कोई इस शेप का है, कोई ऐसा है, अलग अलग शेप के आपको एनिमल सेल मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्लांट सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल पाई जाती है, एक दीवार पाई जाती है जो उसके शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बॉक्स शेप के लिए। ठीक, बट जो हमारा एनिमल सेल है उसमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती। तो अपनी जो हमने पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो कोई भी शेप अक्वायर कर लेता है जो हमारा एनिमल सेल है। ठीक, और प्लांट सेल सेल वॉल की वजह से एक अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है, बॉक्स शेप की तरह। यहाँ भी आपको इस एक्टिविटी में यही बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो आपने स्लाइड बनाया है ये बताया कि उसको आप 20% शुगर सॉल्यूशन में रख के देखो क्या होता है। जो आप अनियन लीफ है या फिर रियो लीफ है या फिर ह्यूमन चीक सेल है, उसको आप 20% शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन में रखो तो क्या होगा। तो जो हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, इसके पार्ट 1 में, कि जब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हो किसी चीज़ को, हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले सोल्यूशन में, तो सेल जो होता है श्रिंक हो जाता है। ये सेल है मान लो, इसका फ्लूइड सब बाहर निकल जाएगा और सेल का साइज़ छोटा हो जाता है। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, ये तो इसका ये सेल वॉल है, अब इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है, मान लो ये है इसका सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसको आपने रख दिया है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। ये है ग्लास है बड़ा सा, ये इसके अंदर एक सेल है ये, ठीक है, इसको आपने भर दिया है हाइपरटोनिक सोल्यूशन से। तो अब क्या होगा, ये जो वाटर है इधर को मूव कर जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, और यहाँ बाहर वाले में पानी की मात्रा कम है, तो पानी बाहर को आ जाएगा। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन को और डाइल्यूट करने, तो सेल कैसा हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे थोड़ी देर में, अगर आप माइक्रोस्कोप में इसी सेल को उठा के देखोगे तो ये ऐसा ये जो इस तरीके का सेल दिखेगा। ठीक,
ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये श्रिंक कर गया, बट सेल वॉल अपनी शेप को मेंटेन करे हुए है। सेल वॉल नहीं श्रिंक करता क्योंकि सेल वॉल हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक। और जो सेल वॉल होता है वो सबके लिए परमिएबल होता है। तो ये जो आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वो इस सेल वॉल और इस मेम्ब्रेन के बीच में भर जाएगा। आप देख पाओगे माइक्रोस्कोप के अंदर किसके अंदर भी भर गया है, ठीक है। उसी तरह अगर आप एनिमल सेल लोगे तो यही चीज़ होगा। जो एनिमल सेल है पहले ऐसे है मान लो, बाद में ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक। बट प्लांट सेल में भी देखने वाली बात है कि प्लांट सेल का शेप मेंटेन रहेगा, तो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक होगा, और जो हमारा सेल वॉल है वो सबके लिए परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है या फिर सेलेक्टिव परमिएबल होता है, बट सेल वॉल सबके लिए परमिएबल होता है। तो पानी सेल वॉल और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में भर जाएगा, ये हमारा सोल्यूशन, ठीक है। इस एक्टिविटी में यही आपको करने के लिए बोला है यहाँ पे, एक्टिविटी नहीं मतलब आपको करने के लिए बोला है, यहाँ आप ऐसा कर सकते हो देखने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, हमने करके देख लिया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया कि प्लांट सेल को, सॉरी अभी तो हम ऊपर ही थे, यहाँ पर थे, ठीक ठीक है। यहाँ पे इससे आप ये समझ जाओ। अब जो सेल वॉल है उसका फंक्शन देखते हैं, सेल वॉल का काम क्या है। तो सेल वॉल होता है किन किन में पाया जाता है, एक तो प्लांट में पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, एक सेल वॉल पाया जाता है प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंगाई में, ठीक है। प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है और फंगाई का काइटिन से बना होता है, लिख दे रहा हूँ। प्लांट का सेल्यूलोज, ठीक, प्लांट का है ये। जो बैक्टीरिया का है वो है पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक। फंगाई का जो होता है वो काइटिन से बना होता है, ठीक। लिख लो आप, इसको याद कर लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट। सेल वॉल का फंक्शन देखते हैं। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। सेल वॉल जैसा मैंने बताया कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, टफ होता है, हार्ड होता है। हार्ड चीज़ क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जो सेल वॉल है एक आउटर कवरिंग है जो रिजिड है और सेल को प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो जो बाहर के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे मान लो बहुत विंड है, बहुत रेन है, ठीक, उनको झेल सके। जैसे मान लो बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, ठीक। तो अगर उसमें कोई प्लांट है आपका, उसमें अगर सेल वॉल नहीं होगी तो उस हवा से उस प्लांट को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए जो आप यंग प्लांट्स होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, उनके अंदर ये सेल वॉल इतना हार्ड नहीं होता, तो इसलिए उनके टूटने गिरने का चांस कितना ज़्यादा होता है। तो ये सेल वॉल जो होता है आपको इसी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाता है। एक फंक्शन ही हो गया, आप लिख सकते हो ये पहला पॉइंट एग्जाम में, फंक्शन में विद स्टैंड द इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, ठीक। ये जो सेल है कहीं मतलब प्लांट, जैसे हम तो एनिमल्स हैं, हम क्या होता है कि अगर आंधी आया, तूफान आया, बारिश आया, कुछ हुआ तो घर के अंदर चले जाते हैं। जानवर हैं गुफाओं में चले जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। बट प्लांट को तो उसी बारिश उसी तूफान में वहाँ पे खड़े रहना है, प्लांट तो मूव नहीं कर सकता। इसीलिए नेचर ने प्लांट को सेल वॉल दिया है, ठीक, जो ऐसे हार्श कंडीशन को में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और दूसरा फंक्शन क्या है, जैसे जो सेल वॉल है वो क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। लीव्स फ्लावर रिमेन फर्म, जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, उनके शेप को मेंटेन करने के लिए काम में आता है, ठीक है। जैसे फूल है, आपको फूल, गुलाब का फूल इतना खिला हुआ अपने शेप को मेंटेन करता है। लोटस का फूल है, अपने शेप को मेंटेन क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसमें सेल वॉल है, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर हम तो एनिमल्स हैं, हम भी अपने शेप को मेंटेन कर लेते हैं, हम भी ऐसा थोड़ी ना है कि हम क्या बोलते हैं बह जा रहे हैं, फ्लूइड हैं। हम अपने शेप को मेंटेन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर बोन्स हैं, ठीक है। बोन्स हमारे एक स्केलेटन का काम करते हैं, हमको एक ढांचा देते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह प्लांट में उनका सेल वॉल है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे सेल के पास भी उसका स्केलेटन होता है, उसे साइटोस्केलेटन बोलते हैं, भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो बट प्लांट जो ऐसे प्लांट्स हैं उनको सपोर्ट के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो वो सेल वॉल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या 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 फंक्शन हो गया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से बचाता है, फ्लावर, लीफ, इन सबको फर्म और अपने शेप को मेंटेन करने में करता है, प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है। और जैसा हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिव परमिएबल होता है, सेल हमारा जो सेल वॉल है वो परमिएबल होता है, सबके लिए परमिएबल होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक। इसीलिए यही परमिएबिलिटी जो प्लांट के रूट से वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर सेल वॉल मान लो, सेल मेम्ब्रेन आपका कितना ही परमिएबल है, ठीक, अगर सेल वॉल परमिएबल नहीं है तो कोई चीज़ अंदर आएगी नहीं, तो इसके अंदर कैसे जाएगी, ठीक। इसीलिए सेल वॉल का परमिएबल होना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन में आप ये भी लिखोगे, सेल वॉल इज़ परमिएबल फॉर ऑल वाटर डिजॉल्व मिनरल, फॉर एवरीवन, ठीक। इट अलाउज एंट्री टू एवरीवन, ठीक, जो भी वाटर में डिजॉल्व है सब इसके अंदर आ सकता है। फंक्शन आपको याद हो गया होगा,
इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर से लड़ता है, प्लांट को एक फर्म और शेप प्रोवाइड करता है, प्लांट को सीधा खड़े रहने में मदद करता है और सबके लिए परमिएबल है। ना लिख सकते हो। ये वाला जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही है, वी प्लेस योर ऑनियन कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑस्मोसिस, जो मैंने बताया आपको वही चीज़ है। अब ये बताओ, अगर हमारे अंदर जैसे हम एज ए एनिमल्स के अंदर अगर सेल वॉल आ जाए तो हम मोबाइल ही नहीं हो पाएंगे। देखो, विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजिली। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शन टिश्यू, एनिमल टिश्यू। अगर हमारे अंदर भी सेल वॉल आ जाए, ठीक, तो हम मूव ही नहीं कर पाएंगे, हम हार्ड हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे पेड़ जैसे। इसीलिए नेचर ने हमको प्लांट से एडवांस बनाया। नेचर ने हमको मूवेबिलिटी भी दी ताकि हम मूव कर सकें, और हमारे अंदर से सेल वॉल हटा दिया, सेल वॉल की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, और हमें बोन्स प्रोवाइड की। बोन्स भी हमारे बॉडी को उसी तरीके से सपोर्ट करते हैं जैसे सेल वॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए एनिमल्स जो होते हैं प्लांट किंगडम वाले एनिमल से थोड़ी एडवांस गिने जाते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया आपको, जो प्लांट का सेल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। सेलुलोज में मेनली ग्लूकोज की यूनिट होते हैं, बट इस ग्लूकोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मतलब ये हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है, रफेज की तरह काम करता है, ये बाकी और चीज़ों के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। रफेज ये खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता, ये सेल वॉल जो सेलुलोज से बना होता है, बट और हमारे जो फूड्स होते हैं उनके डाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। फाइबर रिच जो आप डाइट सुनते हो वो असल में यही है, रफेज, फाइबर रिच डाइट। तो फाइबर रिच डाइट इसीलिए सजेस्ट किया जाता है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक, गट की मोटेलिटी को अच्छा बनाता है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि ये कैंसर प्रिवेंशन में भी काम आता है। जो कोलॉन कैंसर है उसमें फाइबर रिच डाइट से, अगर आप फाइबर रिच डाइट ले रहे हो तो आपको कोलॉन कैंसर होने के चांसेस बहुत घट जाती है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया आपको, कुछ और ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फंगाई हो गया और बैक्टीरिया हो गया, बता ही दिया आपको। ये क्वेश्चन है, आप खुद से देख लोगे, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, सेल वॉल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, मतलब सेल के और जो इंटीरियर स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेल वॉल अगर रिवाइज करना हो तो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन की आउटर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जो सेल को एक फर्मनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है, फ्लावर्स को और उसके लीव्स को फर्मनेस देता है, परमिएबल होता है, ठीक। ये सब फंक्शन आप लिख लोगे कि सेल वॉल का क्या फंक्शन है। अब आते हैं सेल का जो इंटीरियर है उसके अंदर जो छोटे छोटे काम करने वाले यूनिट्स हैं, वर्किंग जो कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेल वॉल के अंदर जो चीज़ें होती हैं अब हम पढ़ेंगे। जो सेल, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही सेल फ्रीली परमिएबल होता है, उसके अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इन एडिशन टू न्यूक्लियस और भी छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर। क्या क्या होता है, एक तो प्लाज्मा या फिर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, सबका हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है, उसी तरह सेल के अंदर भी छोटे छोटे ये वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं और सेल को जिंदा रखने में मदद करते हैं। इन ऑर्गेनेल्स को देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 सेल दिए हुए हैं, तीनों सेल को आपको पहचानना है कि कौन सा वाला है। देखो, ये वाला जो सेल है ये प्लांट सेल है, क्यों? क्योंकि इसके बाहर आप ये देख रहे हो, ये क्या प्रेजेंट है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक। ये जो है एक सेल वॉल प्रेजेंट है, और इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो अंदर वाली लेयर है ना, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। और ये जो बाहर वाली लेयर्स हैं ये सब क्या है, सेल वॉल है, ठीक। तो ये क्या हो गया, प्लांट सेल हो गया हमारे पास। और एक और डिफरेंस है, जैसे सेल वॉल तो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा, इसको आप कैसे पहचानोगे? जो आपका प्लांट सेल है ना, उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो बहुत अच्छे दिखेंगे आपको, वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। बस बैक्टीरिया में क्या होता है, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बट यूकैरियोट्स में अच्छे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। देखिए, न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको, ये यूकैरियोट है, ये क्या है, प्रोकैरियोट है, ठीक। प्रोकैरियोट में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे स्प्रेड, न्यूक्लियस होता है नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी में कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ऐसे खुला प्रेजेंट पड़ा होता है। उससे आप समझ जाओगे कि प्रोकैरियोट है और या फिर बैक्टीरिया है। प्लांट में क्या होगा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगा, इससे आप समझ जाओगे कि प्लांट है। अब प्लांट में और क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो सेल का मोस्ट ऑफ द एरिया वैक्यूल ही कवर करता है।
प्लांट सेल में। एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। देखिए प्लांट सेल का मोस्ट ऑफ द एरिया वैक्यूल कवर करता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये सब फीचर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, यही फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब ऑर्गेनल्स दोनों में सेम है। ठीक, इससे आप पहचान लोगे कि कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं। यहाँ पे यही लिखा है, इन डायग्राम्स को पढ़ो और आइडेंटिफाई करो कौन सा क्या है क्या है। देखो यहाँ पे ये बताएं अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। जो प्रो मतलब होता है, क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा था कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, ऐसे ही प्रेजेंट है। ठीक है, थ्रेड लाइक ऐसे साइटोप्लाज्म में ही ऐसे तैर रहा है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को लैक करते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ना तो सेल, ना ही आपके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, प्रोकैरियोट। समझ गए। देखिए इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट है। जैसे ना ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, ना ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ना ही आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी बॉडी, कुछ नहीं प्रेजेंट है इसमें। बस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, और इनके पास खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक, इसमें क्या होता है, जनरली जो बैक्टीरिया का होता है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वही उसकी इनवर्ड फोल्डिंग हो जाती है। वही इनवर्ड फोल्डिंग होकर बैक्टीरिया की अलग अलग ज़रूरतों को, अलग अलग फंक्शंस को पूरा करता है। नहीं तो आप सोचोगे कि जब इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल है ही नहीं तो ये सर्वाइव कैसे कर रहा है। ये सर्वाइव इसीलिए कर पा रहा है कि जो इसका सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, जैसे मान लो सेल मेम्ब्रेन है, यही इनवर्ड ऐसे फोल्ड होता है और ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। यहीं से बैक्टीरिया रेस्पिरेशन, सब कुछ काम, अपना हर एक फंक्शन इसी फोल्डिंग से ही करता है। ठीक, एक प्रिमिटिव ऑर्गेनल की तरह ही काम करता है, जिससे वो अपना सारा फंक्शन कैरी आउट कर सकता है। आई थिंक उसको मीजोसोम्स बोलते हैं, ये जो इनफोल्डिंग वाले स्ट्रक्चर है। ठीक है, बट यूकैरियोट्स में जितने ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसा मैंने बताया था, जो इसके मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोट है उसकी सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। ठीक है, और इन कॉन्ट्रास्ट टू जो प्लांट और एनिमल, जो हम लोग हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगाई हैं, ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। तो ये सब यूकैरियोट्स के पीछे है। सच सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है वही यूकैरियोट। यूकैरियोट जो होता है एडवांस होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स से, प्रोकैरियोट्स भी प्रिमिटिव होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल फिल करने के लिए दिया है, इसको आप फिल कर लो। इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड कर दो। जो बैक्टीरिया होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ लिख लो आप कि बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट। और जो ये होते हैं, ये दोनों आपके यूकैरियोट्स हैं। अब आपको इसको फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल मेम्ब्रेन सब में होता है। सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ सेल, इसलिए सब में होगा। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सेल वॉल, सेल वॉल किस में होता है, सेल वॉल बैक्टीरिया में होता है, यस। उसको क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। प्लांट में होता है, यस, क्या बोलते हैं उसको, सेलुलोज से बना होता है। फंगाई में भी होता है, फंगाई यहाँ नहीं दिया, उसमें काइटिन से बनाता है। साइटोप्लाज्म, यस, सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपकी यूकैरियोट्स में होता है, मतलब प्लांट और एनिमल में होगा। ठीक है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में होगा, तो प्रोकैरियोट में होगा, इन दोनों में नहीं होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। तो अब देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होता है, जैसा कि हमने देखा है, तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, कैरियन मतलब, ओके। उसी तरह यूकैरियोट मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है।
यूकैरियोट में प्रिमिटिव नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये देखिए, जैसा मैंने आपको कंपेयर करते हुए बताया था, जो वो चार्ट था ऊपर, कि जो प्रोकैरियोट का साइज़ है वो 10 टाइम्स छोटा होता है यूकैरियोट से। अगर प्रोकैरियोट आपका 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है तो यूकैरियोट आपका 10 to 100 माइक्रोमीटर हो सकता है, ठीक है। 10 टाइम्स का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ सेल्स, जनरली जो प्रोकैरियोट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, और जो यूकैरियोट होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट में नहीं होते, यूकैरियोट में होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। ओके, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर वायरस का एक कंपैरिजन आपको दिया हुआ है, ठीक है। वायरस का कंपैरिजन दिया हुआ है आपको, देखिए वायरस का, जो वायरॉइड और प्रियॉन्स का। देखिए जो वायरस होता है ना, वो कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें सेल आप उसको नहीं बोल सकते, उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप वायरस को वायरॉइड को, प्रियॉन्स को ये सेलुलर बोलते हो, नो सेल। तो आप इन सबको इतनी स्मॉल होते हैं कि आप इनको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है। तो चलिए वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। जो वायरसेस होते हैं ये बने होते हैं, इनका जो सम जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन का कोट, दैट्स इट, ओके। बाकी इनके अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता, बस जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होगा या आरएनए होगा और एक प्रोटीन का कोट होगा, ठीक। तो क्या आप इसको सेल बोल दोगे? नहीं। सेल के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, फिर न्यूक्लियोइड हो गया, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। बट वायरस में ऐसा कुछ नहीं, तो वायरस को सेल नहीं बोलोगे। उसी तरह वायरॉइड्स होता है, उसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल तो होता है बट प्रोटीन कोट नहीं होता, मतलब वायरॉइड प्लस प्रोटीन कोट इक्वल्स टू वायरस, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। वाइल जो प्रियॉन्स होते हैं वो मिस फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, जो पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन होता है बट मिस फोल्डेड होता है, ठीक। इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। कि ये सब क्या होते हैं, हमें डिजीज़ को कॉज कराते हैं, सब इन्फेक्शन कराते हैं। ए सेलुलर है बट इन्फेक्शंस कराते हैं हम। बैक्टीरिया सेलुलर है, बैक्टीरिया भी हमें इन्फेक्शन कराता है, ठीक। ये कुछ ऐसे ए सेलुलर चीज़ें हैं जो हमें इन्फेक्शन, जैसे वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोट, और वायरॉइड में क्या होता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल, नो प्रोटीन कोट। और जो प्रियॉन्स होता है उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, मिस फोल्डेड प्रोटीन होता है, ठीक। बस आपको इन सब में बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही दिमाग में रखना है, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारा एक स्केलेटन है, वैसे ही जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया है उसके अंदर भी स्केलेटन होता है। ये क्या होता है, स्मॉल फाइबर का नेटवर्क होता है, जाल होता है, जो पूरे सेल के अंदर फैला होता है, एक बहुत पतले धागों के, जैसे मान लो ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो साइटोस्केलेटन ऐसे बहुत पतले धागों का जाल पूरे सेल के अंदर फैला होता है, ठीक। बहुत, ये हम उस अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक, उससे हम ये देख पाएंगे, ठीक है। अब ये साइटोस्केलेटन करता क्या है, हमारी बॉडी का स्केलेटन हमें क्या करता है, वही सेम काम ये भी करता है, ठीक है, बट एक एक्स्ट्रा काम ये करता है, वो भी देखते हैं। हमारी बॉडी का स्केलेटन जो है हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये भी करता है। हमारे बॉडी का स्केलेटन हमें एक शेप प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे हम इंसानों की तरह दिख रहे हैं, ये हमारी शेप है, उसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर भी जो साइटोस्केलेटन है उनके शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेल का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, सेल आगे पीछे मूव करता है, वो भी इन्हीं साइटोस्केलेटन्स की वजह से कर पाता है। हमारी बॉडी भी मूव करती है साइटोस्केलेटन्स की वजह से, सेम गोज विद बैक्टीरिया। अब ये जो साइटोस्केलेटन्स है ये बैक्टीरिया में इंटरनेट ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये सेल हो गया, ये साइटोस्केलेटन ऐसे फैले, तो क्या होता है कि सेल के अंदर कोई और किसी चीज़ को दूसरी जगह मूव कराना है, तो साइटोस्केलेटन उससे अटैच हो जाएंगे और उसको मूव कर देते हैं यहाँ से यहाँ। तो ये इंटरनल मूवमेंट में भी काम करता है साइटोस्केलेटन्स, ठीक। जो सेल डिवीजन होता है उसमें भी काम आता है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है। तो क्या करता है, सेल को सपोर्ट करता है, सेल के शेप को मेंटेन करता है, और सेल को मूवमेंट में मदद करता है, और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक। और सेल के अंदर कुछ और भी चीज़ें होती है।
जिसे हम सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं। सेल इंक्लूजन्स में क्या होता है कि चीज़ें कुछ स्टोर हो सकती है, मतलब कुछ भी स्टोर हो सकती है। सेल का वेस्ट स्टोर हो सकता है, स्टार्च स्टोर हो सकता है, फूड मटेरियल जो है, कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, सिलिका हो सकता है, कुछ भी अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल जैसे मान लो ये हो गया, न्यूक्लियस हो गया, छोटे वेसिकल्स, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो जाता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ सेल से स्टोर कर लेता है, फिर उसको चाहे तो बाहर निकाल देता है, चाहे तो कुछ यूज़ कर लेता है। उसको हम सेल बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनको ये ऑर्गेनल्स चाहिए ही क्यों होते हैं, क्या ज़रूरत है। जैसे प्रोकैरियोटिक है, उनके अंदर ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं है, तब भी वो फंक्शन कर रहे हैं ना। ठीक, यूकैरियोट को ये ऑर्गेनल्स क्यों चाहिए। देखिए, जैसे हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, हर एक ऑर्गन इंडिपेंडेंटली काम करता है, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। उसी तरह अगर हम जैसे मान लो अपने काम को बहुत सारे लोगों में बांट दें, ठीक, एक अच्छी टीम बनाएं हम, जिसमें हम जो प्रोफेशनल बंदे हैं, जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, उनको लगा दें कि भाई तुम ये काम करो, तुम्हारा ये काम है, तुम ये, और सबको काम बांट दें, तो सारे काम कितने अच्छे तरीके से होगा। ठीक, तो यही काम यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। जो ऑर्गेनल्स होते हैं सबका काम बहुत स्पेसिफिक होता है, मतलब फिक्स्ड होता है, और सब अपने काम में माहिर होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स को इन ऑर्गेनल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे सेल ऑर्गेनल्स क्या कर, कोई नई सेल में मान लो कोई चीज़ बनाना हुआ, प्रोटीन सिंथेसाइज करना हुआ, ठीक है, आरएनए बनाना हुआ, आरएनए बनाने के लिए राइबोसोम्स का यूज़ कर लेंगे। राइबोसोम्स बनाने में एक्सपर्ट है, ठीक, प्रोटीन्स को। तो मान लो आपको कुछ और आरएनए बनाना हुआ, ठीक, तो आरएनए आपका जो होता है ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं। ठीक, तो अगर न्यूक्लियस अच्छा है तो इसमें ये अच्छा प्रोसेस होगा। या फिर मान लो आपको कुछ लीवर का एग्जाम्पल, लीवर में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, लीवर डिटॉक्सीफाई करता है चीज़ों को। ठीक, उसमें जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है, उसमें गोल्गी बॉडीज़ का रोल आता है। ठीक है, लीवर में उसका फंक्शन इनहेंस हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए सेल ऑर्गेनल्स है, सबका अलग अलग फंक्शन है और उनकी ज़रूरत पड़ती है सेल में, क्योंकि ठीक, कोई वेस्ट को रिमूव करना हो, वेस्ट को रिमूव लाइसोसोम करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हमने काम क्या किया है, यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स को अलग अलग काम बांट दिया है, जो अपने काम में मास्टर है। ठीक है, मतलब एक्सपर्ट है। ठीक, तो इसीलिए यूकैरियोट्स होते हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं अर्थ को। हम यूकैरियोट्स हैं, हम डोमिनेटिंग हैं। ठीक, इसी वजह से। ठीक है, तो टुगेदर दे वर्क टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ सेल। इन अदर वर्ड्स, जो हमारी जो सेल है वो टाइनी लिविंग फैक्ट्री है। ठीक, जिसमें हर एक ऑर्गेनल्स का अलग अलग स्पेसिफिक जॉब है, जैसा मैंने आपको बताया था। सब अपना स्पेसिफिक काम करते हैं और अच्छे से करते हैं। ठीक, इसीलिए ये यूकैरियोट्स को इतना एडवांस बना पाते हैं। ओके, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जो कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो सेल में होते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, ये सेल का एज कह सकते हो ब्रेन है। सेल के जितने फंक्शन होते हैं सबको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, सबको इंस्ट्रक्शन न्यूक्लियस देता है। और इसकी जानकारी कैसे प्रेजेंट होती है, कोड्स में प्रेजेंट होती है। कोड जो हमारा डीएनए है, ठीक, जेनेटिक मटेरियल है, सबको कंट्रोल करने की इन्फॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल डीएनए में प्रेजेंट होती है। और ये सेल को इंस्ट्रक्शन करता है अलग अलग और किसको क्या क्या करना है। ठीक, ठीक, तो इसलिए जो न्यूक्लियस है एक्ट एज अ ब्रेन, और ये यहाँ पे डीएनए स्टोर होता है, जेनेटिक मटेरियल भी स्टोर होता है। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, जो न्यूक्लियस होता है डबल लेयर्ड होता है। ठीक, डबल लेयर्ड जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, मैं आपको उनका नाम दे दे रहा हूँ, याद कर लो। डबल लेयर्ड का एग्जांपल है आपका, एक तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस, और क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक आपका है क्लोरोप्लास्ट। ये जो तीन है ये आपके बाई लेयर्ड है, मतलब डबल लेयर्ड होते हैं। बाकी सब आपके सिंगल लेयर्ड होते हैं। बस ये तीन याद रखो, बाकी आप कर लोगे और ऑर्गेनल्स के बारे में। तो न्यूक्लियस में डबल लेयर होता है, और क्या होता है, न्यूक्लियस में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियस में पोर्स है ना। ठीक, ये हो गया डबल लेयर, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा है, इसको कनेक्ट कर, बाहर से जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से कनेक्ट करता है उसको पोर्स बोलते हैं। ठीक, अब इन पोर्स का काम क्या है, ये पोर्स होते हैं वो सब्सटेंस के एक्सचेंज में काम आते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में ये पोर काम आते हैं। मतलब कोई भी चीज़ इस पोर के थ्रू बाहर से अंदर आ सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है। ठीक है, अब जाता क्या है, देखिए
जो हमारा डीएनए है जो इस न्यूक्लियस के अंदर है, ये क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। ठीक है, ठीक, आरएनए जो बनता है और इसके सेंटर में हमारा वो बनता है, राइबोसोम बनता है। तो राइबोसोम से यहाँ से बाहर जाता है और यहाँ से आरएनए आता है। ठीक, ये आके बाहर हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इन्हीं पोर से बाहर आके देखिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, जो न्यूक्लियस है, वेयर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स टेक प्लेस। तो राइबोसोम की यूनिट, राइबोसोम के 2 यूनिट, एक छोटा यूनिट होता है, एक बड़ा यूनिट होता है। इनका सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस, जहाँ पे राइबोसोम का सब यूनिट बनता है। दोनों सब यूनिट बन गए, पोर से बाहर आए, ज्वाइन कर गए, ज्वाइन करके आरएनए से प्रोटीन बन गया। ठीक, तो राइबोसोम यहाँ बनता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस जो होता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में। तो जो यूकैरियोट्स हैं उसके न्यूक्लियस के जो सेंटर में पाया जाता है, कोर में, उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक, अभी हमने ऊपर देखा था, देखिए ये है न्यूक्लियोइड, ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह में। और जो सेल हमारा है, जैसे मान लो ये दोनों यूकैरियोट है, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही बोलेंगे, और इसके सेंटर में जो डेंस मटेरियल पाया गया है इसे न्यूक्लियोलस होते हैं। ये न्यूक्लियोलस में जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होता है, मतलब डीएनए पाया जाता है, और यहाँ से राइबोसोम्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, और यही राइबोसोम स्पोर से बाहर आते हैं। ठीक, कंबाइन करते हैं, सब यूनिट्स बनते हैं, तो अपना कंबाइन करके आरएनए से प्रोटीन बना देते हैं, आरएनए को रीड करते हैं और प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, ये है उनका काम, ये यहाँ पे समझाया गया है। अब न्यूक्लियस जो होता है कंटेन करता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम आपको तभी दिखेगा ना जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, वरना हर वक्त न्यूक्लियस में आपको क्या होगा, थ्रेड लाइक, जैसे आप अगर न्यूक्लियस को देखोगे, एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया गया है आपको, एग्जाम हो सकता है 11th बताया जाए, अभी बताया जाए। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हर वक्त ऐसे ऐसे बहुत सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यही है आपका डीएनए। ठीक है, यही है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो ये कंडेंस हो जाता है। ठीक, इस धागे को हम लपेट दिया जाता है। ठीक, मतलब ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ये कंडेंस हो जाता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक, कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम हो जाता है, और इस कंडेंसेशन में हेल्प क्या करते हैं, प्रोटीन्स। जो हमारा डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को बांध एक साथ लाओगे तो उसको रिपेल करेगा, तो उसको साथ में लाने का काम प्रोटीन्स करते हैं, जो बाइंड करके रखते हैं। ठीक, प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें हिस्टोन बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो आपका जो डीएनए है उसको क्रोमोसोम में पैक होने में, कंडेंस होने में हेल्प करते हैं, उनको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोन्स लिख लो, हिस्टोन्स। ठीक, तो देखिए रॉड लाइक होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये तभी दिखेंगे जब सेल आपका डिवाइड कर रहा होगा, नॉर्मली आपको नहीं दिखेंगे, नॉर्मली आपको धागे धागे जैसा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या होता है, इनहेरिटेंस। जैसे मान लो, इनहेरिटेंस मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर कोई फीचर आपके, जो आप बच्चा होता है अपनी माँ और बाप दोनों जैसा दिखता है। ठीक, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ फीचर फादर से आते हैं, कुछ फीचर मदर से आते हैं, तो जो फीचर्स आते हैं उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मदर के भी कैरेक्टर आएंगे, फादर के भी कैरेक्टर आएंगे। जैसे मतलब कोई नीम का पेड़ है, ठीक, तो उसका बच्चा जो उसका बेबी प्लांट बनेगा वो नीम ही बनेगा। क्यों, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, ये जो नीम का जो सेल है उसके न्यूक्लियस में सारी जानकारी है कि वो सेल कैसा बनेगा, वो बड़ा होकर सीड किस तरीके का प्लांट बनेगा। तो आपके हर एक सेल में जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपका पूरा कोड लिखा हुआ है। ठीक, आपकी पूरी जानकारी लिखी हुई है, समझ सकते हो। सेल इतना छोटा है और उस सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जो आपकी बॉडी के हर एक चीज़ को हर एक चीज़ को डिफाइन कर सकता है कि ये कैसा है, हर एक चीज़ को बता सकता है। ठीक, हर एक बीमारी का, कुछ जैसे जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं, ठीक, वो इन्हीं डीएनए में डिफेक्ट की वजह से बनती हैं। ठीक, आप कैसे दिखोगे, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी आंखों का कलर कितना होगा, आपके बाल का कलर कितना होगा, ठीक है, ये सब डिसाइड करता है यही डीएनए, जो आपके हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, यही डीएनए आप डिसाइड करता है। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, फिर जो क्रोमैटिन है या डीएनए है जो सेल के अंदर पाया जाता है, ये आपके जो कैरेक्टर है उसके इनहेरिटेंस को बताता है, फ्रॉम पेरेंट्स नेक्स्ट टू द जनरेशन फ्रॉम डीएनए। ठीक है, और यही डीएनए आपके दादा से, आपके दादा दादी से आपके पापा में आया। ठीक, पापा मम्मी से आप में आया, आप से आपके बच्चों में जाएगा। ठीक, यही कोड्स आपस में मिक्स हो गए। ठीक, तो इससे कैरेक्टर डिसाइड होता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिख लो आप, याद कर लो उसको।
तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो क्रोमोसोम है ये डीएनए से बनता है, ठीक है। डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन मैंने बता दिया आपको, हिस्टोन, जो इसको डीएनए को एक साथ बांध के रखने में मदद करता है, तभी क्रोमोसोम बनेगा। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बता दिया मैंने, तभी तो आप इनहेरिटेंस हो रहा है उससे। जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। इसका मतलब क्या है? जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का उसको जीन बोलते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे जीन्स अच्छे नहीं, मेरी हाइट कम हो, ठीक, या फिर मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मेरा जीन्स अच्छा नहीं। तो जब आप जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप किसी एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एक फंक्शनल सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जीन होता है वो एक कैरेक्टर के लिए होता है, वो जो उसको डिफाइन करता है वो है जीन। आप उसमें और चीज़ों के बारे में नहीं बात करते, एक चीज़ के बारे में। जैसे मान लो कोई पी प्लांट है, कोई मटर का पेड़ है, वो छोटा है या लंबा है, तो इसके हाइट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसके एक फंक्शनल सेगमेंट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, समझ गए। तो जो एक फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको जीन बोलते हैं, इसको लिख लो आप, ठीक। अगर मान लो जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, अगर सेल नहीं डिवाइड कर रहा है तब आपको क्या मिलेगा? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन जो होता है वो धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, धागे लाइक। क्रोमैटिक मटेरियल इज विजिबल एज अ इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे उलझे हुए धागे नहीं होते, इंटेंगल्ड, ठीक, वैसा आपको क्रोमैटिन दिखेगा जब सेल नॉर्मली प्रेजेंट होगा। जब डिवाइड कर रहा होगा तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। न्यूक्लियस होता है एक डबल लेयर्ड ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस होता है सेल का ब्रेन होता है। सारा जो कोड होता है, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो उसका कोड होता है उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस में ही आपका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल सब प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक। राइबोसोम्स इन पोर से बाहर आते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो यही जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये सब, ठीक, ये जो क्रोमैटिन यही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक। इसको कंडेंस करने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिक, उसको हिस्टोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए मटेरियल है इसके एक फंक्शनल सेगमेंट को, जो एक कोई कैरेक्टर, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बताएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, ठीक। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो ये इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। चीज़ों को अंडरलाइन कर देना जो जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ठीक है। इनहेरिटेंस पहले मैंने बाकी सब कर ही रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड सेल है उसका एक एग्जांपल दिया है। हमारे बॉडी में ना जितने सेल्स हैं सब स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। सम सेल्स नहीं, हमारी बॉडी में जितने सेल हैं सब स्पेशलाइज्ड हैं, क्योंकि हम यूकैरियोट्स हैं और बहुत एडवांस हैं हम सब, तो सारे सेल स्पेशलाइज्ड हैं। स्पेशलाइज्ड वो नहीं है जो अनडिफरेंशिएट, जो टोटीपोटेंट, मतलब क्या बोल सकते हैं, जो टोटीपोटेंट सेल हैं वही स्पेशलाइज नहीं है। टोटीपोटेंट मतलब ये ऐसे सेल हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सेल है तो ये लीवर का भी सेल बन सकता है, ठीक, ये किडनी का भी सेल बन सकता है, ये स्टमक का भी सेल बन सकता है, ठीक, ये, ठीक है, ये आपके आई का भी कोई सेल बन सकता है। तो टोटीपोटेंट सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। इसको अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल। थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है बट इसको याद रखोगे तो आपको जो आपके एग्जाम्स हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी का हर एक सेल स्पेशलाइज्ड है, सिर्फ ये जो टोटीपोटेंट सेल वगैरह है ये उतने स्पेशलाइज्ड नहीं है, बट ये किसी भी काम में खुद को कन्वर्ट करके स्पेशलाइज्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे आरबीसी का एग्जांपल दिया गया। आरबीसी जो है, जो रेड ब्लड सेल होता है, इसका मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना और बॉडी के अलग अलग पार्ट में लंग से लेके लंग से ऑक्सीजन को पिक करना और बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ में ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ठीक है। ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक। तो नेचर ने आरबीसी में जगह बचाने के लिए नेचर ने ऐसा किया है कि इसके अंदर से न्यूक्लियस निकाल दिया है। जब आरबीसी मैच्योर होता है तो उससे न्यूक्लियस निकल जाता है, ठीक, और इसमें जगह बच जाती है जिस जगह को हीमोग्लोबिन घेर लेता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है यही ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा आरबीसी के अंदर उतने अच्छे से, उतना ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बाइंड होगा और उतने अच्छे से आरबीसी अपने काम को कर पाएगा, ठीक है। बट अब न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें क्या होता है, सेल अपनी रिपेयर करने और डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को खो देता है, ठीक है। इसीलिए जो आरबीसी सेल है वो खुद से डिवाइड नहीं कर सकती। ये हमारे बोन मैरो सेल में बनती है। बोन मैरो में जो हमारे ब्लास्ट सेल होते हैं, ठीक, एरिथ्रोब्लास्ट सेल जो आरबीसी को बनाते हैं, वही जो टोटीपोटेंट टाइप, उन्हें एग्जैक्ट टोटीपोटेंट तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो सिर्फ आरबीसी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। बट वो आरबीसी में डिफ्रेंशिएट नहीं है, मतलब आरबीसी को बनाने वाले से हैं, ठीक। उनके लिए वो मैरो हमारे बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो आरबीसी को बनाते हैं। बट एक बार आरबीसी बन गया
तो वो ना तो डिवाइड कर सकता है ना रिपेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, उसके पास ब्रेन ही नहीं है, उसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है जो कुछ करेक्टिव मेजर ले सके। इसलिए एक आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया, जो मैं पहले ही बता चुका। प्रोकैरियोट सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर डीएनए इज प्रेजेंटेड एज सेमी सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको न्यूक्लियोइड बोलती है। ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सर्कुलर फॉर्म में, सिंगल सर्कुलर फॉर्म में होता है, एक सर्कल के फॉर्म में होता है, जिसपे अलग अलग प्रोटीन्स भी होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इस पर कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है सर्कुलर फॉर्म में होता है और ऐसे साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो कोर होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। ठीक, अब राइबोसोम्स देखो। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज, हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है उसको राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, ये टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने बताया, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स अटैच होते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स अटैच हो जाते हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डॉट 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 दिखाया है ना। ठीक, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर ये स्मूथ है, ठीक, कोई डॉट डॉट नहीं बचे तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकता है सेल में बिना इससे अटैच हुए, तो दो तरीके से, और दोनों का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, आज आपको राइबोसोम, और राइबोसोम बनता क्या है अभी हमने देख लिया कि न्यूक्लियोलस में बनता है, यहाँ से पोर से बाहर जाता है और बाहर साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बना देता है, या फिर बाहर जाके इससे अटैच हो जाएगा। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होता है? बड़ा ऑर्गेनेल होता है, लार्ज ऑर्गेनेल होता है और पूरे सेल में फैला होता है, नेटवर्क की तरह, जाल की तरह पूरे सेल में फैला होता है। ठीक है, इसको, इस पॉइंट को आप देखें ना, कभी कभार आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो स्प्रेड लाइक नेटवर्क होता है, विद इन लार्ज ऑर्गेनेल है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। और जो ER होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कंटिन्यू होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से, मतलब ये न्यूक्लियस से अटैच है आपका। देखिए, अगर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है, इमेज दे दिया है आपके एग्जाम में कि गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहचानो, तो जो आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो न्यूक्लियस है उसका जो मेम्ब्रेन है उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। देखिए, यहीं से ये निकल के ऐसे ऐसे बन रहा है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से अटैच होता है। ठीक है, ER इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, ये न्यूक्लियस, इसको मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, इसके आउटर मेम्बर से कंटिन्यू होता है। की रोल इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड सम हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? ये तो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, या फिर प्रोटीन बनाएगा और ट्रांसपोर्ट करेगा फैट, इन सब चीज़ों को, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन, फैट्स। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ये प्रोटीन को सिंथेसाइज, प्रोटीन, फैट्स, फैट का दूसरा नाम लिपिड भी है, और कुछ हार्मोन्स को ये सिंथेसाइज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है इन सब चीज़ों को। ठीक, तो इसके भी दो तरीके के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ वाले में राइबोसोम उसके ऊपर अटैच होता है, इसलिए रफ लिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, और ये इसका मेन काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना और प्रोटीन को सिक्रीट भी करता है। जैसे मान लो जो आपके स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो क्या है? असल में वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन के ही बने हुए हैं। अब प्रोटीन के बने हुए हैं तो जो जहाँ से वो सिक्रीट हो रहे हैं ग्लैंड, तो प्रोटीन बना कौन रहा है? अल्टीमेटली हमारे बॉडी में प्रोटीन बना कौन रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो बन रहा है वो सिक्रीट होता है इन ग्लैंड से, सेल के बाहर भी सिक्रीट होता है। ठीक, इसलिए पैनक्रियाटिक जो सेल हैं उनके अंदर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छा डेवलप्ड और बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें प्रोटीन नहीं बनता है, इसमें क्या बनता है? इसमें लिपिड वगैरह बनता है। ठीक है, लिपिड और हार्मोन बनता है। ठीक है, रफ वाले में प्रोटीन बनता है, सिंथेसाइज, इसमें जो सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है। स्मूथ वाले में S से सिंथेसाइज, S से स्टोर। ठीक, फैट और हार्मोन्स का ये सिंथेसिस और स्टोरेज करता है। अब अगला है गोल्जी बॉडी। देखें, जो गोल्जी बॉडी होता है ना, पहली बात तो ये न्यूक्लियस के एनवलप से अटैच नहीं होता, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो रहा था। ये क्या होता है? उससे अटैच नहीं होगा। और ये क्या होता है? स्टैक ऑफ फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा लगेगा जैसे आपने जो बोरे होते हैं, ये मतलब बिल्कुल फ्लैटेड अपीयरेंस होंगे, फ्लैट, ठीक, थिक नहीं, फ्लैट। तो जो गोल्जी बॉडी होता है ये बिल्कुल आपको स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बोरे को ऐसे एक जगह इकट्ठा करके रख देते हो ना, स्टैक बना के रख देते हो, उसी तरह ये फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक, ऐसे ऐसे। ये वाली लाइन को आप याद कर लो, अगर आएगा तो इसको ज़रूर लिखना।
अच्छे से, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सेल, ठीक। और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो नेटवर्क लाइक अपीयरेंस था, जाल जैसा था पूरे बॉडी में, मतलब पूरे सेल में फैला हुआ था, ठीक है। ये बट ऐसा नहीं है, ये स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर ये है। ये इसका फंक्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिंक ही है, मतलब ये जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं आपके सेल के अंदर सबको जोड़ के रखता है, सबको फंक्शनली जोड़ के रखता है। कैसे जोड़ के रखता है पहले देखते हैं किन किन, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, अदर ऑर्गेनल्स जैसे न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कुछ भी हो, सबको जोड़ के रखता है। जैसे हमारे जैसे पोस्ट ऑफिस होता है, एक पोस्ट ऑफिस हर एक चीज़ को जोड़ के रखता है। जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस से आप बैंक को, अगर मान लो आपके घर कुछ भेजना है, क्रेडिट कार्ड भेजना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट में, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कोई प्रोटीन बनाया, ठीक है, उसको अलग अलग जगह पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएगा, गोल्गी बॉडी की तरह पहुंचाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज पहुंचाना है, तो ये ग्लूकोज को पकड़ेगा, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाकर पहुंचा देगा, ठीक। इसका काम क्या है, एज अ पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, ठीक। ये इसको फंक्शनली हर एक चीज़ को जोड़ के रखता है, ठीक, फंक्शनली जोड़ के रखता है, तो एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन भी बना के रखता है, इसको क्या चाहिए सबको सप्लाई करता है, और ठीक पोस्ट ऑफिस की तरह, मेन इसका काम पोस्ट ऑफिस की तरह करता है, जहाँ से आप हर एक चीज़ को ये मॉडिफाई करता है, शॉर्ट करता है और पैक करता है। अब जो पोस्ट ऑफिस होता है, जो वो मॉडिफाई तो नहीं करता, बट शॉर्ट करता है और पैक करता है चीज़ों को, प्रोटीन को, लिपिड को इनटू वेसिकल, और ट्रांसपोर्टेशन और सिक्रीशन में मदद करता है, ठीक है। मॉडिफाई मतलब बदलाव लाना। जैसे मान लो कोई प्रोटीन बना दिया, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, ठीक है। अब प्रोटीन इसमें मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ऐड करना है, जब ऐड करोगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, ठीक। तो ये इसमें मॉडिफिकेशन हुआ ना, तो मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडी कर रहा है, ठीक है। अब मान लो शॉर्टनिंग भी करता है, जैसे मान लो एक तरीके के हार्मोन्स को एक तरफ रखेगा, ठीक, दूसरे तरीके के हार्मोन को दूसरा, ग्लूकोज को अलग जगह इकट्ठा करेगा, प्रोटीन्स को अलग जगह इकट्ठा करेगा, अलग वेसिकल्स में, ठीक। तो ये छांट के भी रखता है, मतलब शॉर्टनिंग भी करता है, शॉर्टिंग भी करता है, ठीक है। और पैकेज करता है, प्रोटीन को पैक करता है, ठीक है। प्रोटीन, लिपिड सबको वेसिकल्स में पैक करता है और ट्रांसपोर्ट और सिक्रीट करता है, और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आई होप आपको गोल्गी बॉडी भी समझ में आ गया होगा। जो गोल्गी अपरेटस होता है, ये क्या होता है, फ्लैटेंड, ठीक है, ये फ्लैटेंड स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, ठीक। ये आपके न्यूक्लियस के एनवेलप से जुड़ा नहीं होता, ये इसका मेन काम है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, शॉर्ट करता है, पैक करता है प्रोटीन को, लिपिड को, और लाइसोसोम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये हर एक चीज़ को फंक्शनली जोड़ के रखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, और अदर ऑर्गेनल्स को, ठीक। तो आप अगर आप आंख बंद करके सारे ऑर्गेनल्स के फंक्शन खुद से रिवाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक, सोचोगे कि ये इसका क्या क्या फंक्शन था, इसका क्या क्या फंक्शन था, तो आप धीरे धीरे आपको सारे ऑर्गेनल्स के फंक्शन याद हो जाएंगे। जैसे आपने गोल्गी बॉडी का फंक्शन देख लिया, ठीक, अब उसको आंख बंद करके देखा, फिर आप से जो मिस हुआ जब आप दोबारा बुक में देखोगे तो आपको याद आएगा कि यार ये मिस हो गया, तो फिर आप उसको दोबारा करेक्ट कर लोगे, ठीक। ऐसे ही चैप्टर पढ़ने के बाद जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सबको आंख बंद करके सबके फंक्शन याद करने की कोशिश करो, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स मतलब ये ऐसे, सोम्स मतलब होता है बॉडी, लाइसो मतलब उसका लाइसिस करना, ब्रेक डाउन, ठीक। ये जो है सेल की क्लीनिंग सिस्टम है, साफ सफाई का काम ये करता है, ठीक। वेस्ट मटेरियल जो सेल में प्रोड्यूस होता है, या फिर कोई डैमेज वॉर्न आउट ऑर्गेनल है, सबको ये डाइजेस्ट कर देता है, सबको ये खत्म कर देगा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल वाला मैंने आपको याद करा ही दिया है, बाकी सब सिंगल ही होगा, ठीक है। इसके अंदर एंजाइम्स फिल्ड होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है, वेस्ट मैनेजमेंट करता है, डैमेज और वॉर्न आउट सेल को डाइजेस्ट करता है। इसकी कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो सबको ब्रेक डाउन करते हैं अनवांटेड प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, इवन जो सेल के डैमेज पार्ट हैं सब उसका भी, ठीक। इससे सेल हेल्दी और क्लीन रहता है। और जो ब्रेक डाउन, जैसे मान लो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड, तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो अमीनो एसिड को सेल के अंदर रिलीज कर दिया, वही अमीनो एसिड किसी और प्रक्रिया में, किसी और प्रोसेस में यूज़ हो जाएंगे, समझ गए। यहाँ पे ये बताया जो ह्यूमन स्पर्म होता है, ठीक, उसके अंदर भी लाइसोसोम एंजाइम होता है जो एग को पेनेट्रेट करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो ये हो गया ओवम, ठीक, ये हो गया स्पर्म का हेड, ठीक, ये बॉडी और ये टेल, तो इसके हेड में लाइसोसोम एंजाइम होता है, तो जब इससे इंटरेक्ट करता है तो इसकी वॉल को लाइसिस करने में लाइसोसोम का रोल है, तभी स्पर्म इसके अंदर एंट्री करता है और फर्टिलाइजेशन हो पाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम का यहाँ इंपॉर्टेंट बताया गया आपको, ठीक है। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक। अब हम अगले चैप्टर में जो बाकी ऑर्गेनल्स बचे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेल डिवीजन, वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and share it with your friends and family.